नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गणित में कमजोर होने के कारण तय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सी खबर बड़ी है। राम का नाम जुड़ा होने के कारण 5 मिनट में जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गई। ये खबर बहुत बड़ी है, या पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी कंपनी के 4000 करोड़ के शेयर एक दूसरी कंपनी को दे दिए, ये वाली खबर बड़ी है। या तीसरी खबर इन दोनों से भी बड़ी है कि भारतीय बैंकों को 5000 करोड़ से अधिक का चूना लगाकर भारत से भाग गए बड़ोदरा के कारोबारी संदेरसा ने तेल कंपनी बनाकर भारत की सरकारी कंपनियों को 5000 करोड़ का कच्चा तेल एक दूसरी कंपनी के जरिए बेच दिया। तो आपको तय करना है कि 18 करोड़ का कथित घोटाला, 4000 करोड़ या 5000 करोड़ का कथित घोटाला, इन तीनों में से कौन बड़ी खबर है। तय करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आस्था की कोई कीमत नहीं होती है। काफी समय तक सोचता रहा कि किधर से शुरू करूं। राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने का एक मामला सामने आया है, जिसके कई किरदार मामला सामने आने के बाद सामने नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो सौदे में शामिल कई किरदार मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे। जिस मंदिर का भूमि पूजन सबके सामने हुआ, एक एक बात पूरे देश को बताई गई, उस मंदिर के लिए जमीन के मामले से जुड़े ये किरदार पर्दे के पीछे क्यों छिपे रहे। उन्हें याद होना चाहिए कि इसी मंदिर के भूमि पूजन के वक्त प्रधानमंत्री साष्टांग हो गए थे। उस भूमि से प्रधानमंत्री को गए 1 साल भी नहीं हुए हैं कि ऐसी खबर आई है। तालाबंदी से आर्थिक तबाही झेल रहे भारत के लिए यह दृश्य आध्यात्मिक उन्नयन के समान था, वरना लोग अस्पतालों और उनके भीतर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर के इंतजाम के ऐसे दृश्य की भी मांग करते और महान बताते। 5 अगस्त 2020 के भूमि पूजन की पवित्रता को समृद्ध करने के लिए 1500 से भी अधिक स्थानों से पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थलों की मिट्टी लाई गई थी और 2000 से भी अधिक स्थानों व देश की 100 से भी अधिक पवित्र नदियों एवं सैकड़ों कुंडों से जल लाया गया था। हर तरह से पवित्रता सुनिश्चित की गई थी। इसके बाद भी जमीन के एक सौदे पर सवाल उठ गया है। रविवार को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सवाल उठाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो जमीन 18 करोड़ में खरीदी, वही जमीन कुछ मिनट पहले 2 करोड़ में खरीदी गई थी। दोनों ही सौदे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा गवाह हैं। अयोध्या में 12,080 स्क्वायर मीटर में फैली हुई अमरूद की बाग देखने में तो आम बाग जैसी लग रही है, लेकिन आज ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बनी हुई है। इस वजह से कि इस जमीन को पहले 2 करोड़ रुपए में किसी ने रजिस्ट्री कराई और उसके चंद मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में इसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री रहे पवन पांडे ने यह मुद्दा उठाया। दिलचस्प ये है कि 18 मार्च को जब ये बाग हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची, तो उसमें अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा की गवाही है। और चंद मिनटों बाद जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया, तो उसमें भी वही गवाह हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि अचानक ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि जो जमीन 2 करोड़ रुपए में ली गई वो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। दूसरी चीज, क्या जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको ट्रस्टी महोदय संरक्षण दे रहे हैं? अयोध्या में जमीन विवाद से जुड़े ज्यादातर लोग हमें अपने घरों पे नहीं मिले। अयोध्या में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के घर पे तालाबंद है। ये वे लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ में बाग की जमीन को 2 लोगों को बेचा था, जिन्होंने 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दिया। बाग खरीदने वाले सुल्तान अंसारी के घर भी हम पहुंचे, लेकिन वहां हमें बताया गया कि वो सुबह से ही घर में नहीं हैं। यही हाल रवि मोहन तिवारी के घर का था। अयोध्या में ये रवि मोहन तिवारी जी का बंगला है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से उस बाग को खरीदा है 2 करोड़ में, जिसे उन्होंने 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा है। हम यहाँ आए थे उनसे ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ जो चंद मिनटों में
उन्होंने 16.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया, लेकिन बताया गया कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस मुल्क में भगवान राम की हैसियत बहुत बड़ी है और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो इस जमीन पर प्रभु यीशु और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद वो सबसे बड़ी आबादी के आराध्य हैं। इस धरती पे रहने वाले करोड़ों हिंदू उनका नाम अपने नाम के आगे पीछे लगा के खुद को धन्य समझते हैं। अगर ऐसे भगवान के मंदिर जन्म स्थान के नाम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगें तो उनके चाहने वालों का दिल टूटता है। ये मैं ही कहूँगा कि पहले तो जांच हो, यदि ये बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। हर व्यक्ति ने 1-1 रुपया भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इस पैसे का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने दुरुपयोग किया है, अगर करने का कोशिश करता है तो इसकी जांच हो और जांच में जो लोग पाए जाए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अयोध्या में आज भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मीटिंग हुई, लेकिन चंपत राय ने प्रेस का सामना नहीं किया और पुलिस सुरक्षा में चुपचाप निकल गए। हाँ, कल जरूर उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इन आरोपों की परवाह नहीं, ये गलत है। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। आपने देखा कि किस तरह ये खूबसूरत अमरूद की बाग एक बदसूरत विवाद का मुद्दा बनी है और ये विवाद कहां पे खत्म होता है अभी कुछ पता नहीं। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सफाई देने के बाद भी चीजें साफ नहीं हो जाती हैं। इस करार के हिसाब से तो 2 साल में खेती की जमीन का दाम 9 गुना बढ़ा है। क्या और भी खेती की जमीन लिखाई गई है वहां पर जिनके दाम 9 गुना बढ़े हैं? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। जमीन सौदे के कागजात बाहर आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। चंदा चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगे। बाद में पुलिस ने उन्हें हटा दिया। चंदा चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चंदा चोर। कांग्रेस के बड़े नेता तो नजर नहीं आ रहे, मगर साधारण कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध करने की जिम्मेदारी निभाई। बड़े नेता पार्टी छोड़ने के वक्त नजर आते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करे। हमारी मांग है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गण जिन्होंने आदेश के अनुरूप इस ट्रस्ट का गठन हुआ है, वो इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करवाएं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में सारी प्राप्त राशि व उसके खर्चे का सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में ऑडिट करवाए और वो रिपोर्ट हर देशवासी के लिए सार्वजनिक हो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आम आदमी पार्टी ने रविवार को ही इस मामले को उठा दिया था। ये दोनों दस्तावेज गवाह हैं कि कैसे 5 लोगों ने मिलकर 5 मिनट के अंदर अंदर 115 करोड़ हिंदुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है, उनके चंदे के साथ विश्वासघात किया है। जिस आस्था के साथ में लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए अपनी बचत में से या पैसा कहीं से बचत अपना खर्च काट काट करके चंदा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया है। यकीन मानिए कि मैं मान रहा था कि ये पेपर झूठे निकलने चाहिए, मेरे दिल से आवाज आ रही थी। लेकिन उससे ज्यादा दुख तब हुआ जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हां, हमने ये ट्रांजैक्शन किया है और बहुत बेशर्मी से किया कि हां, जमीन महंगी हो गई है, महंगे नाम पे खरीदेंगे। जब से ये मामला सामने आया है, करोड़ों इस देश के लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको गहरी चोट लगी है इस घटना से। मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी
इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो बैनामा किया है, रजिस्टर्ड बैनामा जो किया है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, उसमें साफ तौर पे लिखा है ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। इसका मतलब न पूर्व में इसका कोई एग्रीमेंट हुआ है, न कोई पेशगी ली गई है, न कोई पैसा लिया गया है। अगर हरीश पाठक और अंसारी के बीच में, अगर कुसुम पाठक और तिवारी के बीच में कोई एग्रीमेंट पहले हुआ होता तो इस बैनामे में उसका जिक्र जरूर होता। एक सच को छिपाने के लिए हजार झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बीजेपी चुप्पी साधे रही। सोमवार दोपहर तक आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बीजेपी के नेता का बयान नहीं आया, ना कोई ट्वीट आया। बीजेपी नेता और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय क्यों दोपहर तक गायब रहे, समझ नहीं आ रहा। अयोध्या में बड़ी मात्रा में जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, अधिग्रहण हो रहा है। कौन करोड़पति बन रहा है, अरबपति बन रहा है, इस कहानी तक पहुंचना आसान नहीं है। संसाधन और संवाददाताओं की फौज से ही मुमकिन है। जो नहीं है उसकी चर्चा छोड़िए, जो हो रहा है और जितना पता चल रहा है उसी को देखिए। यह रास्ता फैजाबाद से सटा हुआ धर्मपुर शहादत गांव की तरफ जा रहा है। इस गांव की जमीन का अधिग्रहण अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट के लिए हो रहा है, जिसका नाम श्री राम एयरपोर्ट है। उम्मीद है बाद में यह एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट नहीं कहलाएगा। बहरहाल इसी के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। इस गांव के लोगों का कहना है कि उनकी जमीन का पश्चिमी सिरा बगल के जनौरा गांव के पूर्वी सिरे से मिलता है। जनौरा चूंकि शहरी क्षेत्र में आता है, इसलिए वहां बिना रास्ते वाली 1 हेक्टेयर जमीन का सर्किल रेट 1 करोड़ 16 लाख तय है। जिस जमीन तक जाने का रास्ता है उसका सर्किल रेट 1 करोड़ 87 लाख प्रति हेक्टेयर तय है। अब इसी को देखकर धर्मपुर शहादत गांव के लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें भी उसी रेट पर मुआवजा दे। इनकी मांग सही भी लगती है। अगर ये गांव ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो भी इसमें बदलाव कर पास के गांव के बराबर मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इस गांव की जमीन पर एयरपोर्ट और रनवे बनना है, जो मंदिर प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। लोगों के घर टूटने हैं। गांव वालों ने बताया कि उनके गांव का सर्किल रेट प्रति हेक्टेयर मात्र 21 लाख और 32 लाख। हमारे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव धर्मपुर शहादत गांव गए थे। ये राम जन्मभूमि के किनारे का गांव है। 5 किलोमीटर पर हमारा ग्राम सभा धर्मपुर शहादत है। हमारे गांव की जमीनें ले रहे हैं। बगल जनौरा के बैनामा ये करा चुके हैं। वहाँ जो है 75,80,000 रुपये इन्होंने बैनामा दे के पैसा दे दिया है, और हम वहीं से सटा हुआ 0 मेढ़ लगा हुआ है, वहीं से हमारे गांव को 8,40,000 रुपया दे रहे हैं। हम लोग कार्य में बाधा नहीं बनना चाहते। हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। हमें मुआवजा पूरा अगर मिलेगा तब हम लोग मुआवजा देंगे, और नहीं तो हम किसी कीमत पर हम लोग देंगे नहीं। वहीं जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी ने जो है वहाँ आगरा एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस में किसानों को इतना भरपूर मुआवजा दिया है कि वहाँ के किसान पूरा खुशहाल है। वहीं हमारे यहाँ अयोध्या से सटा हुआ गांव है, हम लोगों को उजारा जा रहा, हमारी ग्राम सभा उजर रही है, गांव घर उजर रहा है, पशुपालन पशु उजर रहे हैं, जो है खेत बाड़ी सारी चली जा रही है। हम लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। समस्या ये आ रही है कि यहाँ का जो मुआवजा दिया जा रहा है ज़मीनों का, वो इतना कम है कि हम लोग अयोध्या जनपद में दोबारा कहीं बस ही नहीं पाएंगे। हम लोगों को यहाँ से हटना ही पड़ेगा। सरकार से और यहाँ के आला अधिकारियों से हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट की, बार बार हम लोगों ने आग्रह किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, और बार बार धमकाते हैं। हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको भी धमकी देते हैं, उनको भी किसी तरीके सताते हैं। यही कहते हैं कि आप लोग आके सहमति दीजिए, नहीं तो आपको बर्खास्त कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। हम लोग एकदम डरे सहमे रहते हैं। बहुत ही भयावह स्थिति है इस समय हमारे गांव की। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे बगल जो जनौरा ग्राम सभा है, वहाँ पे जो मुआवजा उन्होंने दिया है वही मुआवजा का मांग हम ग्रामवासी करते हैं। दिलीप तिवारी ने कहा कि उनके गांव के सरकारी कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है कि वे सहमति दें।
जमीन दे, गांव वालों का साथ देने पर कहा जाता है कि नौकरी से निकाल देंगे। मर्यादा राम के नाम पर यह सब हो रहा है। अगर हो रहा है तो सही नहीं है। कुछ दिन पहले इस नौजवान ने अपनी तस्वीर भेजी थी। अपने मैसेज में लिखा है कि उसके पिता का नाम नरेंद्र तिवारी है, जो धर्मपुर शहादत गांव के रहने वाले हैं। अधिकारी किसानों को अपनी जमीन बैनामा न करने पर उनके घर के सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने और जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र तिवारी को फर्जी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है, ये व्हाट्सएप में लिखा है। इसके अलावा इस गांव से और किसी सरकारी कर्मचारी के कथित रूप से प्रताड़ित होने की खबर नहीं मिल पाई। किसी से डरा धमकाकर जमीन नहीं लेनी चाहिए, बैड हैबिट। यह ठीक नहीं है कि बगल के गांव वालों को 1.25 करोड़ मिले और दूसरे गांव के लोगों को 30 लाख। सरकार को देखना चाहिए कि धर्मपुर शहादत गांव के लोगों को वही मुआवजा मिले जो पास के गांव जनौरा के लोगों को मिल रहा है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात कुछ और है। इस गांव के लोगों ने मुआवजा नीति को लेकर विरोध किया था। उस विरोध के दौरान अपनी नागरिकता को जिस तरह से परिभाषित और प्रदर्शित किया है, उसे देखकर मन बहुत दुखी हो गया है। कहां तो संविधान की कसम खानी चाहिए, लेकिन खा रहे हैं जनेऊ की कसम। यह वीडियो अपने आप में रिसर्च का एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, मटेरियल है, जो बताता है कि हमने इतने सालों में संवैधानिक अधिकारों को लेकर आधी अधूरी समझ बनाई है। अगर यही लोग ब्राह्मण ना होते, परशुराम के वंशज ना होते, तो फिर अपने प्रदर्शन के दौरान किसकी शपथ उठाते? आप इसे ध्यान से सुनिए। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। हम ग्राम सभा धर्मपुर शहादत अयोध्या के किसान, हम धर्मपुर शहादत अयोध्या के किसान ब्राह्मण ब्राह्मण हम लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। लेकिन आज श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर हमको योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा सताया जा रहा है, पीड़न किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। प्रभु श्री राम की धरती पर उनकी प्रजा को घर से बेघर करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हम सभी ब्राह्मण योगी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। हम भगवान श्री परशुराम के वंशज जनेऊ की कसम खाते हैं। जो गलती हमने 2017 में भाजपा को वोट देकर की है, वह दोबारा नहीं करेंगे। इन्हें सुनते हुए लगा कि समाज में कितना कुछ बदल गया है। संवैधानिक प्रतीक हमारी सोच से बाहर हो गए। धर्मपुर शहादत के गांव के लोगों को फिर से सरयू नदी में खड़े होकर प्रतिज्ञा करनी चाहिए और इस बार हाथ में संविधान की किताब हो। हमें नहीं मालूम कि इस गांव में दूसरी जाति के लोग रहते हैं या नहीं। अगर रहते हैं तो तब आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इस शपथ में क्या दिक्कत है। संविधान की शपथ लेते तो उसमें सब शामिल नजर आते। फिर भी आपको इस बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमने 5,000 करोड़ के कथित घोटाले के सामने 18 करोड़ के कथित हेर फेर को कम महत्व दी है। अब आते हैं कम महत्व के कुछ बड़े घोटालों पर। ऐसी खबरें घोटालों की दुनिया में एक ईंट के समान है, जो कब इधर से उधर कर दी जाती हैं पता नहीं चलता है। मैं समझता हूं कि लोग सदमे में हैं, लेकिन क्यों सदमे में हैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। 18 करोड़ रुपए की बात अगर आहत टाइप कुछ कर रही है तो एक सरकारी बैंक के 4,000 करोड़ के शेयर एक कंपनी को ट्रांसफर कर देने से कोई आहत क्यों नहीं होता है, यही समझने में अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। ये पंजाब नेशनल बैंक है, इसकी एक और कंपनी है जिसका नाम है पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इस कंपनी में पंजाब नेशनल बैंक की हिस्सेदारी है बड़ी। इंडियन एक्सप्रेस के संदीप सिंह ने खबर लिखी है कि पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बोर्ड ने अमेरिका की एक कंपनी कार्लाइल ग्रुप को 4,000 करोड़ रुपए के शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं, जिससे यह कंपनी इस ग्रुप की हो गई लगती है। पंजाब नेशनल बैंक की हिस्सेदारी 26% से भी कम हो गई है। यह खेल कैसे हुआ?
पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड है। इस बोर्ड के 12 सदस्य हैं। 12 में से 7 सदस्यों का संबंध कैरलाइल ग्रुप से परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहा है। 2 सदस्य तो सीधे ही कंपनी के कर्मचारी हैं, क्योंकि पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में पहले से ही कैरलाइल ग्रुप की हिस्सेदारी है। जैसे पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ हरदयाल प्रसाद इसके पहले 2018 में स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड के प्रबंध निदेशक बनते हैं। फिर वहां से जुलाई 2020 में वीआरएस ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। 1 महीने के भीतर पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक बन जाते हैं। वीआरएस लेने से पहले मार्च 2020 में कैरलाइल ग्रुप को 9.3 करोड़ शेयर दे देते हैं। इससे एसबीआई कार्ड में कैरलाइल ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। ऐसा करने से इस कंपनी को 3 साल के भीतर 2000 करोड़ का मुनाफा होता है, ऐसा एक्सप्रेस ने लिखा है। जब स्टेट बैंक में थे तब 9,500 करोड़ का पब्लिक इशू आया था, जिसमें 9.3 करोड़ शेयर कैरलाइल ग्रुप को दिए गए थे। आईपीओ आने के 4 महीने के बाद हरदयाल प्रसाद रिटायरमेंट ले लेते हैं और पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के निदेशक बन जाते हैं। इसी तरह से कुल 5 सदस्यों के संबंध 4000 करोड़ का शेयर पाने वाली कंपनी से रहे हैं। सोचिए, पुराने बैंक में रहते हुए एक कंपनी को शेयर देते हैं, नए बैंक में जाकर कंपनी को पूरा बैंक दे देते हैं। बैंक में पैसा आपका होता है, उस पैसे का खेल कोई और खेल रहा होता है। पिछले सप्ताह हिंदू बिजनेस लाइन और बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस तरह की लेन देन पर निगरानी रखने वाली संस्था SES स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह सौदेबाजी गलत है। सवाल किया है कि क्यों पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी हिस्सेदारी कैरलाइल ग्रुप के आगे सरेंडर कर दी। इससे बैंक को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक इस बात की जांच कर रहा है कि कैरलाइल ग्रुप को शेयर कैसे बेच दिए गए। 4000 करोड़ के शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। कमेटियों को भी शक होता है, रिपोर्ट भी आती है, लेकिन काम वही हो जाता है। बोर्ड का गठन ही इस तरह से किया जाता है कि उसके सदस्यों का नाता उस कंपनी से हो जो आगे चलकर खरीदने वाली होती है। मतलब जिस कंपनी को सरकारी कंपनी खरीदनी है, वो अपने लोगों को उस कंपनी के बोर्ड में बिठाती है, फिर ये लोग उस सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी के नाम कर देते हैं। इससे पंजाब नेशनल बैंक, जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, उनको क्या मिला? कभी भी ऐसा जब भी बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, जब एक कंपनी किसी और कंपनी को बेची जाती है, तो जो शेयर होल्डर जो बेच रहा है, विच ओन्स अ मेजॉरिटी, उसको एक कंट्रोल प्रीमियम मिलता है, जो मार्केट में जो रेट है उससे काफी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने इस ट्रांजैक्शन को ऐसा क्यों अलाउ किया, जिससे उन्होंने कंपनी गिफ्ट में कार्लाइल को दे दिया। कार्लाइल जो एक विदेशी कंपनी है और पंजाब नेशनल बैंक जो है गवर्नमेंट की कंपनी है, और गवर्नमेंट को इससे ऑफ कोर्स लॉस ही होगा। It would have been a better idea to come out with a rights issue. अगर rights issue आता तो सभी शेयर होल्डर्स को ऑप्शन मिल जाता था अपना शेयर्स बढ़ाने का, अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाने का। पीएनबी उस वक्त अपना शेयर इंटाइटलमेंट बेच भी सकता था अकॉर्डिंग टू आज के जो मार्केट का आजकल का जो नियम है, उसके अनुसार पीएनबी अपना राइट्स इश्यू करा के अपना बेच सकता था, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। सो पीएनबी मस्ट आंसर कि आपने किस हिसाब से इस कंपनी को फ्री में गिफ्ट कर दिया कार्लाइल को, बिना कंट्रोल प्रीमियम लिए। और सेकंड, जो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे इस कंपनी के, आप क्या कर रहे थे? क्या आप सो रहे थे बोर्ड में जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा था? आप लोगों का एक ही काम है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना, और वो आपने नहीं किया। हेर फेर का गेम केवल सरकारी कंपनी को खरीदने के लिए नहीं होता है। कई बार सरकारी कंपनी को अपना माल बेचकर हजारों करोड़ कमाने का भी होता है। पूछिए कैसे? यह जो हो रहा है वह ना तो अकल्पनीय है और ना ही अभूतपूर्व है। खिलाड़ी अपना खेल ऐसे ही खेलते हैं और आप हैं कि गैस सिलेंडर की मामूली सब्सिडी के लिए रोए जा रहे हैं। इनकी कहानी आप सुन चुके हैं, लेकिन भूल चुके हैं। गुजरात प्रांत के बड़ोदरा जिले के नितिन संदेसरा, चेतन कुमार संदेसरा, उनकी पत्नी दीप्तिबेन के भाई हितेश कुमार पटेल, गुजरात का यह धनिक परिवार एक दिन भारत से लापता हो गया। मार्च 2019 की बात है। भारत के कई बैंकों का 5127 करोड़ रुपया लेकर भाग गए। इस परिवार ने अल्बानिया में जाकर निवेश किया, नाइजीरिया की नागरिकता ली। डिवायर में इनकी खुशहाली पर लंबी रिपोर्ट छपी है, ठीक से समझने के लिए वहां जाकर पढ़ें।
आपको जानकर खुशी होगी कि वडोदरा का यह भगोड़ा कई तरह के धंधे कर रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं, 50,000 करोड़ से अधिक का कारोबार है, चाय का व्यापार है, जेलेटिन बनाते हैं जिसका इस्तेमाल भारत की दवा कंपनियां करती हैं। यही नहीं, नाइजीरिया में इसने एक तेल कंपनी बनाई जिससे भारत की सरकारी कंपनियों ने 5,000 करोड़ का कच्चा तेल खरीदा है। संदेसरा की कंपनी ने लंदन की कंपनी ग्लेनकोर को कच्चा तेल बेचा और फिर उस कंपनी से भारतीय कंपनियों ने कच्चा तेल खरीदा। नाइजीरिया से तेल का आयात भी अगर आप देखें उस तरह से तो 59% बढ़ गया है। बाकी वायर की रिपोर्ट में विस्तार से समझने के लिए जरूर पढ़ें। आपकी नौकरी गई है, आप होम लोन की ईएमआई को लेकर कितने परेशान हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन इन लोगों को कोई परेशानी नहीं, जो नहीं भागे हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि बैंकों का हजारों करोड़ का लोन लेकर भारत से आप भागे हैं। जो नहीं भागते हैं उनके लिए बैंक ही दूसरे तरीके से लूट की भरपाई कर देते हैं। इसे कानूनी शब्दों में लूटना नहीं कहते। तो आप शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें। भारतीय बैंकों ने 2021 के वित्त वर्ष में 1,53,000 करोड़ का लोन बट्टे खाते में डाल दिया है, जिसे अंग्रेजी में राइट ऑफ कहते हैं। यह राशि पिछले वित्त वर्ष से 6% ज्यादा है। बिजनेस की खबरें करने वाली वेबसाइट मनी कंट्रोल का मानना है कि वित्त वर्ष 2020 में 1,45,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया गया। इस कारण बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए काफी बढ़ गया। आपके स्क्रीन पर अब आगे आने वाला वो दृश्य है जो मीडिया में अदृश्य है। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को हमेशा सुखी माना जाता है कि यहां दुखी थे, अब वहां सुखी होने जा रहे हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? बंगाल के बीरभूम में तृणमूल दफ्तर के बाहर बीजेपी में गए कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं कि वापस तृणमूल में लिया जाए। कह रहे हैं कि बीजेपी में जाना भूल थी। कहीं ये भय से तो नहीं कह रहे हैं, ईडी से जांच करानी चाहिए। भय का एंगल है तो बिल्कुल गलत है। अगर खुद से तृणमूल में आना चाहते हैं तो ये भी गलत है। इन्हें पता नहीं कि ये लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वालों का मार्केट खराब कर रहे हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में गए तो कितना इंटरव्यू हुआ, लेकिन जब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर वापस तृणमूल गए तो कहीं कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा? कवरेज तभी मिलेगा जब कोई बीजेपी में जाएगा। आया राम गया राम की राजनीति वाले इस देश में यह दृश्य बिल्कुल अद्भुत है। ये लोग समझ नहीं रहे हैं, प्रदर्शन करने वाले, कि जो लोग इनके साथ तृणमूल से बीजेपी में गए हैं वो वहां कितने अकेले हो जाएंगे। इन लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तक जब पेट्रोल के दाम का विरोध कांग्रेस कर रही थी तब बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस अपनी सरकारों से कहे कि टैक्स घटा दे। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल के दाम कम करे, लोग कष्ट में हैं। अब बीजेपी उनसे कहेगी कि आप टैक्स कम कीजिए। वैसे पेट्रोलियम मंत्री ने फरवरी में कहा था कि सर्दियों में दाम बढ़ जाते हैं। क्या कोई धर्मेंद्र प्रधान से पूछेगा कि इन दिनों भारत में गर्मी है या सर्दी है? अगर सर्दी नहीं है तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है। जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। मंत्री हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे नो वर्ड नो मीनिंग, एनी वर्ड वन मीनिंग, वन नेशन वन एंकर, वन नेशन वन टैंकर, वन नेशन वन बैंकर, वन नेशन वन एक्टर। काफी कुछ हो सकता है। वन नेशन वन डिक्टेशन तो सबसे बेस्ट होगा। डिक्टेशन से ही तो नेशन चल रहा है। आप बताइए गुजारा कैसा चल रहा है? ब्रेक के बाद चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते थे। लगता है उनकी संजीवनी उनके साथी ले भागे हैं। चिराग पासवान को ही हटाने की मांग करते हुए पार्टी के 6 सांसदों ने अलग गुट बना लिया। एलजेपी जबकि एनडीए में है, लेकिन उसके सांसद एनडीए के दूसरे घटक जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग ने नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा।
चिराग को अब बता देना चाहिए कि विधानसभा में नीतीश को भला बुरा किसके इशारे पर कह रहे थे। हो सकता है तब नीतीश कुमार की नजर किसी और पार्टी पर पड़े तोड़ने के लिए, बशर्ते उनकी पार्टी टूटने से बची रहे। लोक जनशक्ति पार्टी में अलग थलग कर दिए गए चिराग पासवान सोमवार दोपहर से पहले अपने चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस से मिलने उनके घर पहुंचे। करीब 2 घंटे इंतजार करते रहे, मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले एलजेपी के बागी गुट के नेता पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि पार्टी सांसदों ने चिराग पासवान से अलग होने का फैसला किया है। कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, इसकी पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आ रहे हैं। ये सारा खेल वैसे रविवार को ही पूरा हो चुका था, जब पार्टी के 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर चिराग की जगह पशुपति कुमार पारस को नेता बनाने की मांग की। सांसदों का मानना है कि चिराग ने नीतीश को निशाने पर लेकर पार्टी का काफी नुकसान किया है। मेरे लिए तो मेन वजह वो हुआ, पारस जी जैसे एक्सपीरियंस्ड आदमी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष हटाना, वो भी एक गलत स्ट्रैटेजी रहा। जानकार मान रहे हैं कि इस टूट के पीछे जेडीयू का हाथ है। हालांकि जेडीयू इसे लोजपा का अंदरूनी मामला बता रही है। तो इसके पीछे जेडीयू का कोई हाथ नहीं है? नहीं, कोई हाथ नहीं। हम लोग एनडीए के साथ रह के चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार में काम करना चाहते हैं। जिस प्रकार से एलजेपी के नेता श्री चिराग पासवान ने एनडीए को कमजोर करने का प्रयास किया, जिसके रहते एनडीए का भी संख्या बल कम हुआ और एलजेपी लगभग समाप्ति की तरफ चली गई, ये उससे उत्पन्न हुई निराशा है, कुंठा है और गुस्सा है। वैसे चिराग से अलग हुए गुट ने एनडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजर है, लेकिन सवाल है, अगर जेडीयू इन बागी सांसदों के पीछे है तो बीजेपी चिराग को अहमियत देगी या बागी सांसदों को? बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलते चिराग पासवान को बीजेपी की सह हासिल है, ये बात सब मानते रहे। उधर बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदरूनी टकराव जारी है। अब ये देखना दिलचस्प हो सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के टूट का बिहार के राजनीतिक समीकरण पर क्या असर पड़ता है। पटना से मनीष कुमार के साथ नई दिल्ली में जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।